क्वेश्चन 25। चलो 25 में दो है ए एंड बी, तो पहले हम लोग 25 ए देखते हैं, बाद में बी। ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। RRP manufacturers is approached by an international customer for one time special order. This is very important that it is one time special order, मतलब ये रिपीटेटिव ऑर्डर नहीं है, one time special order similar to the one which is offered to its domestic customers. Per unit data for sales to regular customer is provided below. So आप लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका वो लोग ने आपको सेल्स या रेडर आपको जो पर यूनिट डेटा है वो दिया है। डायरेक्ट मटेरियल 693, डायरेक्ट लेबर 315, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट 504, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग 1092, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2604, markup is 50%, so targeted selling price is rupees 3906. It is provided that company has excess capacity. This is also important statement that उनके पास excess capacity है. You are required to find out what is the full cost of the product per unit and what is the contribution margin per unit. चलो ये दोनों बहुत ही सिंपल है. How much is full cost without calculating? इसमें कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए. Can you tell me full cost कितना है? Full cost मतलब सिंपल लैंग्वेज में टोटल कॉस्ट. So how much is total cost per unit? 2604. तो वो तो हमको सामने से दिख रहा है. How to calculate contribution per unit? तो contribution per unit कैलकुलेट करने के लिए we will subtract what minus what? Contribution per unit find out करने के लिए we will subtract what minus what? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3906 माइनस ये तीन को माइनस करो 693, 315 एंड 504, ये तीनों को माइनस करो, बोलो कितना आता है? ये तीनों का टोटल बोल तो पहले कितना आता है? 693, 315 एंड 504, 1512. व्हाट इज 1512? ये तीनों का टोटल 1512 क्या है? वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो उसको आप माइनस करो 3906 माइनस 1512 23. तो ये हो गया आंसर ऑफ सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट. चलो पहले इतना लिखते हैं, राइट डाउन. नंबर 1, हाँ ऑफ कोर्स, RPP मैन्युफैक्चरर्स first part, write down statement showing calculation of full cost per unit ऐसा एक टेबल बनाओ, 5 लाइन का टेबल, उससे बड़ा नहीं होएगा. और पर्टिकुलर्स कॉलम में ना ये चारों कॉपी कर दो. कौन सा चारों कॉपी करोगे? डायरेक्ट मटेरियल ये 4, और टोटल भी कॉपी कर दो. दैट इज योर फुल कॉस्ट पर यूनिट. अब डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको शो मतलब बताना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, टेबल में. देखो डायरेक्ट मटेरियल 693,
Next is direct labor. Direct labor 315. Variable manufacturing support 504 and fixed manufacturing support 1092. ये सब एज इट इज लिख दो, इसका टोटल बता दो 2604. Selling price per unit check करो. I think it is 3906. Yes, variable cost per unit. वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ये सब इनर कॉलम में लिखो. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स का अमाउंट इज 693, 315, 504. ये सब का टोटल इज कितना किया था तुम लोगों ने? 1512. इसको माइनस करो. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2394. चलो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट ये हमारे लिए नया है ये चैप्टर के लिए, और हम लोग ने अभी तक कुछ या वी हैव नॉट डिस्कस दैट. सो लेट अस रीड द थर्ड पार्ट. विच कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर and why. अच्छा, instead of answering third part I will like to answer fourth part first. तो आपको थर्ड पार्ट का भी आंसर समझ में आ जाएगा. एक्चुअली थर्ड पार्ट करेक्टली वो लोग ने पहले पूछा है, बट समझाने के लिए पहले आप फोर्थ पार्ट का आंसर दो तो मैं आपको समझा सकूंगा कि why they have asked you third part. फोर्थ पार्ट में ऐसा पूछा है
for RRP manufacturers, what is the minimum acceptable price of this one time special order? This is one time special order. मैं emphasize कर रहा हूं again and again. This is one time special order. आपको पहले भी फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है. This is one time special order. So according to you, what is the minimum acceptable price? चलो, आप अगर आरपीपी मैन्युफैक्चर हो, आपको डिसीजन लेना है कि ये वन टाइम स्पेशल ऑर्डर, इट इज एन इंटरनेशनल कस्टमर आया है आपके पास और आपको बोल रहा है कि आप जो भी यूनिट बना रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये यूनिट बना रहे हो, ये यूनिट आप अपने लोकल या डोमेस्टिक कस्टमर को भी बेचते हो, एंड आपके पास एक इंटरनेशनल कस्टमर आता है, वो बोलता है ये जो यूनिट तू लोकल मार्केट में बेच रहा है ना, वो मुझे चाहिए, कितना पीस एक्सेट्रा वो सब आपको नहीं दिया है, सब कुछ पर यूनिट के बेसिस पे. लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इट इज वन टाइम स्पेशल ऑर्डर. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस? मतलब उसके नीचे तो मैं उसको नहीं देगा. अकॉर्डिंग टू यू, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, मुझे फिगर चाहिए. 2604 is the minimum acceptable price. Any other answer? क्वेश्चन समझ में आया तुमको? मतलब ये जो ऑर्डर है ना, वो आपका वन टाइम ऑर्डर है, और वो लोग बोल रहे हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो, लिसन केयरफुली, चलो मैं ना इजी कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कंपनी के पास है ना, ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी के पास 1,00,000 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, जस्ट एग्जांपल, 1,00,000 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, और वो 1,00,000 यूनिट में से कंपनी प्रेजेंटली डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 यूनिट बेच रहा है, बराबर है, प्रेजेंटली 60,000 यूनिट्स बेच रहा है. अब मेरे को ये लोग बोलते हैं, अच्छा व्हाट इज रिमेनिंग 40,000 यूनिट्स? रिमेनिंग 40,000 यूनिट्स, ये मैंने कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, रिमेनिंग 40,000 यूनिट्स इज कॉल्ड एज विच कैपेसिटी? स्पेयर कैपेसिटी है तुम्हारे पास. अब कोई ओवरसीज कस्टमर आता है और वो एक साथ बोलता है कि मेरे को 20,000 यूनिट चाहिए, और तुमको क्वेश्चन में लिखा भी है, इफ यू रीड द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड दैट आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स हैज एक्सेस कैपेसिटी. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग डोमेस्टिक मार्केट में से सैक्रिफाइस करके उसको दे रहे हो, आपके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है रादर. आप समझ लो ना, ये एग्जांपल है, और ये लोग आपको पूछ रहे हैं आप मिनिमम ये ऑर्डर कितने प्राइस पे एक्सेप्ट करोगे, या वो आपको बोलता है चल मिनिमम बोल कितने में देगा, मैं एक साथ 20,000 यूनिट खरीद रहा हूं. 1512 is the correct answer. Why 1512 is the correct answer? फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 यूनिट्स पे नहीं लगता है. फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी मेरा फिक्स्ड रहने वाला है. अच्छा चलो मैं दूसरे तरीके से मानता हूं, कैन आई से कि मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे को लगेगा ही, यस और नो? फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे लगने ही वाला है. What are example of fixed cost? Best example is मेरा फैक्ट्री का रेंट. सपोज मेरा फैक्ट्री का रेंट इज से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया पर मंथ. अब ये ऑर्डर मुझे मिले या ये ऑर्डर मुझे ना मिले, मुझे फैक्ट्री रेंट तो देना ही है, सुपरवाइजर सैलरी तो मेरे को देना ही है, ये सब कॉस्ट तो मुझे लगेगा ही. लेकिन अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो विच कॉस्ट मैं कंसीडर करूंगा? उस कॉस्ट को हम लोग अभी से बुलाएंगे रेलेवेंट कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट बुलाएंगे हम लोग? रेलेवेंट कॉस्ट. लिसन केयरफुली, हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग क्या कर रहे हैं, we are doing something called as what? Decision making. Decision making point of view, we classify the cost as relevant cost and decision making point of view, we will classify the cost as which cost and which cost? Relevant cost and irrelevant cost. मैं क्या कर रहा हूं at present? मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं. क्या डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं मैं? कि ये जो मैं ऑर्डर लूंगा इसके लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस क्या होना चाहिए. तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये थियरी के लिए भी आपको काम आएगा. चैप्टर नंबर 1 है ना तुम्हारा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर है ये. सो डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज रेलेवेंट कॉस्ट एंड irrelevant cost. Which are the two relevant costs? Listen carefully. ये easy नहीं है. Relevant cost, अगर cost is something called as which cost, then this cost is relevant. Cost to be relevant has to be incremental cost. What is meaning of incremental cost? मतलब अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे ये कॉस्ट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज विच कॉस्ट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या? नो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डज नॉट मीन वेरिएबल कॉस्ट. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब if the decision is taken, क्या बोला मैंने? It will involve certain future cash outflow. If the decision is taken, suppose मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं, it will involve certain future cash outflow. अब चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, अगर मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया ना तो मुझे ये खर्चा लगेगा, तो मेरे लिए वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो वेरिएबल हो. यस और नो? अच्छा, वन बाय वन. इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफ यू एक्सेप्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर? यस, क्योंकि मुझे उसके लिए वो यूनिट बनाना पड़ेगा. यूनिट बनाने के लिए मेरे को डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा करना पड़ेगा. तो 693, इज दिस कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट? यस और नो? दिस इज इंक्रीमेंटल. इज डायरेक्ट लेबर गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट? सी, मैं डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू cost I am not classifying as variable cost and fixed cost. Decision making point of view, that is why third part is very important part of the question. Third part में आपको पूछा है which cost are relevant for decision making for this one time order. So which costs are relevant? Those costs which are incremental cost are relevant for decision making. ध्यान से सुनो, listen very carefully. चलो मेरे को बताओ, which all cost will be incremental cost? Direct material, will it be incremental? Yes. Direct labor, will it be incremental? Yes. Variable manufacturing, will it be incremental? Fixed manufacturing, will it be incremental? No. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही लगने वाला है. मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलेवेंट के इररेलेवेंट? अगर वो इंक्रीमेंटल होता तो वो भी रेलेवेंट होता. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. अगर वो इंक्रीमेंटल हैज नथिंग टू डू वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड. सो ये तीन कॉस्ट इंक्रीमेंटल है, ये तीनों का टोटल इज 1512. तो मिनिमम 1512 मुझे चाहिए. मतलब सपोज वो कल आता है, मेरे को बोलता है 1400 रुपीज में ऑर्डर डन करो. मतलब नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 1400 में पॉसिबल नहीं है. इधर तक समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं. तो चलो समराइज करो.
What is it? Relevant cost and irrelevant cost. Relevant cost मतलब simple language में they are relevant for decision making. Irrelevant cost मतलब those costs are not relevant for decision making. यहाँ पे जो fixed cost बोले ना fixed cost, ये fixed cost को हम लोग कौन से cost? Which costs are not relevant for decision making? Which costs are not relevant for decision making? Sunk cost. Sunk cost मतलब क्या? Sunk मतलब क्या? डूबा हुआ खर्चा. वो तो वैसे भी डूब गया मेरा. Yes or no? So डूबा हुआ cost is sunk cost is irrelevant. अब तुम ये करो या ये मत करो, cost तो मेरा लग गया है. So sunk costs are irrelevant. But which costs are relevant? Incremental cost. और एक cost is relevant. Something called as which cost. Now एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से. How much is incremental cost for our order? यहाँ पे How much cost is incremental cost? 1512. बराबर है. इधर तक समझ में आया? Now ध्यान से सुनो. मतलब सिंपल लैंग्वेज में सपोज है ना, आप एक यूनिट का ही बात करो तो आपको जल्दी से समझेगा. मेरे पास कोई इंसान आता है आउट ऑफ इंडिया से, मेरे को बोलता है ये यूनिट आप मेरे को बना के दो. ओके, तो मेरे लिए ये यूनिट बनाने का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है? 1512. बराबर है. नाउ ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है वहां भी मेरे को बता दोगे. सपोज फॉर एग्जांपल करंटली ये जो है ना, मैं मेरा लोकल मार्केट में बेच रहा हूं. मेरे पास ये एक ही है, एक ही पीस है मेरे पास, और ये एक पीस में लोकल मार्केट में बेचने वाला था. लेकिन अब वो इंसान आ रहा है, बोलता है ये नहीं, तू लोकल मार्केट में मत बेच, तू मुझे दे दे. तो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस. मैं लोकल मार्केट में नहीं बेचूंगा तो व्हाट विल आई लूज? आई विल लूज समथिंग. मतलब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अच्छा, ये इसको मैं लोकल मार्केट में बेच सकता था, इसको लोकल मार्केट में बेच के मुझे इसके ऊपर क्या मिलता? कंट्रीब्यूशन. व्हाट आई वुड हैव अर्नड? कंट्रीब्यूशन. चेक करो हाउ मच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अरे कैलकुलेट किया ना हम लोग ने अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट में 2394. तो मैं अगर ये पीस लोकल मार्केट में नहीं बेच के उसको एक्सपोर्ट करता हूं तो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस. हाउ मच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अच्छा चलो हाउ मच छोड़ो, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन. So opportunity cost is loss of contribution 2394. ये दोनों का टोटल करो. टोटल दिस टू 3906. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्वेश्चन में नहीं है. कोई बताएगा क्यों नहीं है? यस, क्योंकि मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है. ऐसा थोड़ी है कि मैं लोकल डिमांड सैक्रिफाइस करके उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं. मतलब एक्सपोर्ट करने का क्या नहीं है फिलहाल? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो लेट अस समराइज. व्हिच कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग? दो कॉस्ट आर रेलेवेंट. व्हिच कॉस्ट आर रेलेवेंट? Plus opportunity cost. What is incremental cost? Incremental cost मतलब if the decision is taken, it will involve certain future cash outflow. अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो मुझे सर्टनली ये खर्चा करना पड़ेगा, which is 1512. एंड दूसरा opportunity cost. What is opportunity cost? If the decision is taken, it will involve loss of certain future cash inflow. What is opportunity cost? Loss of certain future cash inflow. अगर मैं ये एक्सपोर्ट नहीं करता तो सर्टनली मैं ये पीस डोमेस्टिक मार्केट में बेचता. डोमेस्टिक मार्केट में बेचता तो सर्टनली मेरे को इसके ऊपर 2394 का कंट्रीब्यूशन मिलता.
जो मुझे गंवाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये लोकल मार्केट में नहीं बेच के मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, तो आई विल लूज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2394. तो दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट. लेकिन ये क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. सपोज मैं फुल कैपेसिटी पे काम करता होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता. तो ये लोग इंटर लेवल पे नहीं पूछेंगे. इंटर लेवल पे वो लोग सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही पूछते हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल का सिंपल मीनिंग इज एडिशनल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल नाम में है ना, इंक्रीमेंटल. इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल. अब एडिशनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है. कंडीशन ये है कि वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, मतलब एडिशनल होना चाहिए. मतलब अगर ऑर्डर लिया, सपोज कल फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला रहता कि एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज करने का फ्लैट 10,000 रुपए लगेगा. अब वो फ्लैट 10,000 रुपए इज फिक्स्ड कॉस्ट. इज इट रेलेवेंट? यस, बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटल. यस और नो? चलो, सो 3 और 4 का साथ में आंसर दो. थर्ड का क्या आंसर लिखेंगे? थर्ड में क्या लिखा है? विच कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब एक्चुअली 2 कॉस्ट आर रेलेवेंट. विच आर द 2 कॉस्ट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी. बट ये क्वेश्चन में ओनली विच कॉस्ट आर रेलेवेंट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट. सो राइट डाउन नंबर 3, कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग. कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग are those cost for decision making are those cost that differ between alternatives. Differ between alternatives, comma, which in this situation are incremental costs. Which in this situation are incremental costs. देखो, आप है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो. मैं इसके बाद और एक पॉइंट डिस्कस करूंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टाइम स्पेशल ऑर्डर. सो ध्यान से सुनो. चलो पहले एक टेबल बनाओ. इसके नीचे डायरेक्ट मटेरियल्स, direct labor, and variable manufacturing support. $693, $315 एंड 504. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. ये तीनों को मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है. ये तीनों को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि दीज आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट. ओके, नाउ ध्यान से सुनो. अच्छा, फोर्थ का आंसर लिखने के बाद ध्यान से सुनो. लिखो नंबर 4. इनफैक्ट 4 5 खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे. चलो, नाउ फोर्थ का आंसर बोल सकते हो. व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस? 1512. राइट डाउन नंबर 4. मिनिमम acceptable price
would be the incremental cost, minimum acceptable price would be the incremental cost, that is minimum acceptable price would be the incremental cost, that is rupees 1512. चलो फोर्थ पार्ट का आंसर दो और अदर फिफ्थ पार्ट. फॉर दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर should company consider price of 2100 per unit? Obviously. Is it more than 1512? 1512 के ऊपर तो हंसते हंसते हम ले लेंगे इसको, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वन टाइम ऑर्डर, ये ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. क्यों वो थोड़ी देर में बता रहा हूं. पहले लिखो नंबर 5. यस, 5 का आंसर यस, कॉमा आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स may consider, RPP manufacturers may consider a price of rupees 2100 per unit because this price is greater than, because this price is greater than the minimum acceptable price, greater than the minimum acceptable price. सी नाउ ध्यान से सुनो, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था. देखो बहुत टाइम वो लोग ने लिखा है वन टाइम ऑर्डर, वन टाइम ऑर्डर, सब जगह पे वो लोग ने स्पेसिफाई किया वन टाइम ऑर्डर, वन टाइम ऑर्डर. ये वन टाइम ऑर्डर का रेलेवेंस क्या है इधर? ये वन टाइम ऑर्डर है, इसलिए मैं डिसीजन 1512 के बेसिस पे ले रहा हूं. अगर ये रिपीटेड ऑर्डर है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यही ओवरसीज ऑर्डर आया है मेरे पास और ये इंसान मेरे को बोलता है अरे यार तेरा यूनिट्स बहुत अच्छा है. बोला ओके वेरी गुड. तो बोला अब क्या करना है? बोला आई वांट टू बिकम योर परमानेंट कस्टमर. बोला ओके, परमानेंट कस्टमर बनना है. बोला तेरा जो भी स्पेयर कैपेसिटी है ना वो मैं पूरा उठा रहा हूँ, 40,000 यूनिट. हाउ आई वांट टू बिकम योर परमानेंट कस्टमर. तेरा तो वैसे भी प्राइस, मिनिमम प्राइस 1512 है ना, 1512 के नीचे मेरे को सी 1512 भी इज मिनिमम. 1512 के भी ऊपर 1-2 रुपया तो आई वुड लाइक टू अर्न कॉन्ट्रीब्यूशन ना यार. ठीक है, ये चलो 2100 का बात करते हैं. 2100 अब मेरे को वो बोलता है कि नाउ आई एम बिकमिंग योर परमानेंट कस्टमर एंड मेरे को 2100 में दे. देन व्हाट इज योर आंसर? बोलो. नाउ ही वांट्स टू बिकम माय परमानेंट कस्टमर. वो क्या पूछेगा मेरे को? बोला तेरा कैपेसिटी कितना है? तो मैं बोलेगा 1 लाख है. बोला ओके, लोकल मार्केट में कितना बेचता है तू? बोला 60,000 में बेचता हूँ. बोला ओके चल. बाकी का स्पेयर कैपेसिटी कितना है? बोला 40,000 है. बोला ओके चल, पूरा 40,000 में खरीदता हूँ, परमानेंट कस्टमर 2100. बोलो व्हाट इज योर आंसर? yes or no? Yes, that is wrong answer. In that case my answer will be 3906, क्योंकि I would now like to recover fixed cost also from that person. अरे नाउ ही वांट्स टू बिकम माय परमानेंट कस्टमर. अरे मैं फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? सी वन टाइम ऑर्डर है इसलिए मैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज कर रहा हूं. लेकिन अगर परमानेंट कस्टमर है आई वुड लाइक टू गो फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. यू आर बिकमिंग माय परमानेंट कस्टमर. अच्छा, ये जो 1092 है, एवरीबडी एग्रीज 1092 इज एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स का 1092, ये सब जो आपको दिया है दैट इज पर यूनिट डेटा ना, पर यूनिट. तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो पर यूनिट है, ये पर यूनिट आई होप एवरीबडी एग्रीज इज एब्जॉर्प्शन रेट. अभी एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है. ये डिनोमिनेटर में मैंने बजटेड आउटपुट लिया रहेगा. सपोज मेरा बजटेड आउटपुट सपोज फॉर एग्जांपल 60,000 रहेगा, या सपोज मेरा बजटेड आउटपुट 1 लाख रहेगा क्योंकि मेरा कैपेसिटी 1 लाख है.
और 1 लाख के बेसिस पे मैंने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, और 1 लाख के बेसिस पे मेरा एब्जॉर्प्शन रेट इज 1092, और मेरा लोकल सेल सिर्फ 60,000 हो रहा है, तो वैसे भी मैं अंडर एब्जॉर्प्शन में चल रहा हूं. नाउ ही वांट्स टू बिकम माय परमानेंट कस्टमर, देन आई विल नॉट फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मैं ये 1512 ने ये सब नहीं देखेगा, तो मैं बोलेगा भाई नहीं, मेरा कॉस्ट पर यूनिट 3906 है, आई वांट दैट आई विल रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड्स फ्रॉम यू. तो मैं डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं, देन आई विल गो फॉर विच कॉस्टिंग, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. नहीं भाई, तेरे पास से भी मैं फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर करूंगा. अच्छा चलो ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कल वो मेरे को बोलता है तुम लोकल मार्केट छोड़, पूरा मेरे को दे, पूरा 1 लाख. देता है क्या 2100 में है? क्यों? तुम्हारा 1512 से ऊपर है ना, तुम्हारा तो मिनिमम प्राइस 15. अरे मिनिमम प्राइस 1512 है बिकॉज इट इज वन टाइम ऑर्डर. नाउ ही वांट्स टू बिकम माय परमानेंट कस्टमर, तो मैं फिक्स कॉस्ट तेरे पास से भी रिकवर करेगा. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई वो वन टाइम ऑर्डर 3-4 बार उसने लिखा है. दैट इज हिडन मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन में हम लोग ने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट को हम लोग रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट में, इररेलेवेंट कॉस्ट, 2 इररेलेवेंट कॉस्ट है एक्चुअली, बट मैं दूसरा अभी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुमको ज्यादा हैवी हो जाएगा. यहाँ पे और एक आता है इररेलेवेंट कॉस्ट, लेकिन वो अभी हमारे परव्यू में नहीं आता, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ. वैसे भी मैंने जो ये सब बताया वो सीए फाइनल में आता था, लेकिन अब स्लोली मैंने ये देखा है कि इंस्टीट्यूट इज ब्रिंगिंग लिटिल बिट सीए फाइनल कॉन्सेप्ट्स इन इंटरमीडिएट आल्सो, स्पेशली दिस क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड. तो ये जो डायग्राम है ना, वो मैं सीए फाइनल में समझाता हूँ. ये समझाने को सीए फाइनल में 1 घंटा लगता है, 4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब जाके हम लोग को ये समझता है. तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपको 2 पॉइंट याद रखना है. डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज विच कॉस्ट एंड विच कॉस्ट, relevant cost and irrelevant cost. What are relevant cost? Relevant costs are those costs which are relevant for decision making. मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उसके लिए कॉस्ट मुझे जो भी रेलेवेंट है, और आपको याद है मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ाया था, इट इज एक्सपेंस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे आया है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट का सिंपल मतलब है अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे ये खर्चा करना पड़ेगा. So let us go for last question B. आप लोग पढ़ो, ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट का आंसर. मैं देखता हूं तुम्हारा भी लेक्चर का क्या स्टेटस है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सिखाने के लिए नहीं तो मुझे 40 मिनट से ज्यादा लगेगा. ये अच्छा क्वेश्चन है ये. जस्ट ट्राई टू रीड, फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करो, फर्स्ट पार्ट ओनली, सेकेंड पार्ट का आंसर मत करो. चलो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द लैब कॉर्नर ऑफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट्स 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट MRI स्कैनिंग मशीन, MR10 एंड MR59. ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोगों के पास 2 स्कैनिंग मशीन है, MR10 और MR59. फॉलोइंग आर डिटेल्स एस्टिमेटेड फॉर द पीरियड. रनिंग आवर्स, MR10 का रनिंग आवर्स इज 1100, MR59 का रनिंग आवर्स इज 2000. ओके, नहीं. वेरिएबल रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी. तो वेरिएबल रनिंग कॉस्ट, ये जो रनिंग कॉस्ट है ना, इज फॉर द नेक्स्ट पीरियड. सो वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इज 68,750 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000, और वही आपको MR59 का दिया है. चलो, ये दोनों को मेरे को पर आवर में कैलकुलेट करके दो ना, कितना आएगा. वेरिएबल रनिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल, अच्छा तू ऑनलाइन बैठ रहा था, चलो चलो जल्दी प्लीज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. कोई बता सकता है? ये दोनों को मुझे पर आवर में कन्वर्ट करना है. वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पर आवर. तो कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू पर आवर? 68,750 को कितने से डिवाइड करोगे? 1100. तो बोलो कितना आएगा पर आवर? ये मैं सिर्फ MR10 के लिए कर रहा हूं. क्यों मैं MR10 के लिए कर रहा हूं? क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट पार्ट में सिर्फ MR10 के लिए पूछा है. तो डिवाइड करो, 68,750 डिवाइडेड बाय 1100, पर आवर कितना आया?
62.5 एग्जैक्ट, ओके। और फिक्स्ड कॉस्ट को भी कन्वर्ट करो, 50,000 डिवाइडेड बाय 1100 डेसिमल्स में आएगा 45.45 रेकरिंग। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं टू 45.46। इधर तक समझ में आया? ओके, MR59 का भी दिया है, बट राइट नाउ मैं MR59 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट में बोला है कैलकुलेट फॉर MR10। ओके, अ ब्रेन स्कैन नॉर्मली कैरिड आउट ऑन मशीन टाइप MR10। तो वो लोग नॉर्मली MR10 यूज करते हैं। दिस टास्क यूजेस स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग ₹100 ईच एंड टेक्स 4 hours ऑफ मशीन टाइम। सो ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। मतलब अगर मुझे एक जन का स्कैन करने का रहेगा ना, तो कितना टाइम लगता है? 4 hours। एंड इसके लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लगता है जिसका 100 रुपया है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोसेस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोसेस अराउंड 10% ऑफ द स्कैन्स आर ब्लर्ड एंड देयरफॉर यूजलेस। कोई बता सकता है 10% क्या है? नॉर्मल लॉस इज द करेक्ट वर्ड। मतलब 10% ऑफ द स्कैन्स आर नॉर्मली proved useless. Okay, they are asking you to calculate the total cost of satisfactory brain scan on machine type MR10. So can you calculate and tell me ke what is the total cost of a satisfactory brain scan? ये satisfactory word important है। चलो कैलकुलेट करने का ट्राई करो। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी स्कैन आया किसी को? 531.84 किसी को आया? और ये आंसर कितने दिन को आया? 531.84। वो तो ऑब्वियसली आएगा। सही बोल रहा है वो। अरे नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा कि कम होएगा? तो कैसे बढ़ेगा वही पूछ रहा हूँ। पहले 531.84 पर तो पहुंचो। कितने दिन को है 531.84? एक जन, दो जन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग कर रहे हो ये। ऑनलाइन में किसी को आया 531.84? ऑनलाइन में किसी को आया 531.84? ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे जवाब तो दो ऑनलाइन वाले। नहीं आया? ओके, चलो ट्राई करो। 531.84 नहीं आया तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑफ कोर्स, वही तो हमारा काम है, बट आपको ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। चलो और किसको आया 531.84? ठीक है, चलो ये सम कल करेंगे। प्रज्ञेश सर आ चुके हैं, ही विल टेक द लेक्चर। इसको हम लोग कल खत्म करेंगे। 531.84 इज नॉट एंटायरली करेक्ट, क्योंकि उसने पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी स्कैन।